Hello, welcome to the Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture we will know a lot about the Sri Lanka's recent constitutional changes. अगर हम श्रीलंका की लोकेशन देखें वर्ल्ड मैप में तो यहाँ पे हमें इंडियन ओशन पे साउथ ऑफ इंडिया देयर इज अ कंट्री दैट इज श्रीलंका एंड इट इज ऑल्सो अ आइलैंड बिकॉज ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एन आइलैंड एंड इट सेल्फ अ कंट्री. अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखें तो देयर इज अ गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट. ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन एंड इट इज इन द साउथ एशिया. इन सेकेंडली बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका देयर इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट. बिफोर स्टार्टिंग कार्टोग्राफिया IS आपके लिए एक यूनिक अप्रोच यूज करता है दैट इज बुक टू मैप टेक्निक. इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. कार्टोग्राफिया IS आपके लिए UPSC पंचामृत स्टडी नोट्स लाया है विच प्रोवाइड्स यू अ रिटन गारंटी ऑफ 30 क्वेश्चंस and also we have already begun with a 60 days UPPCS 60 days crash course which provides you a written guarantee of 90 questions. So hurry up, join this course and don't be late. तो फिर स्टार्ट करते हैं श्रीलंका की जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जिसके बारे में आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, टीवी न्यूज़ में भी देखते होंगे, इसके बारे में एग्जैक्टली है क्या. इसको स्टार्ट करने से पहले आपको श्रीलंका का थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा. श्रीलंका जैसे इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस ले ली थी ब्रिटिश से, उस टाइम पे भी ब्रिटिश किसको गवर्न कर रहे थे? श्रीलंका को गवर्न कर रहे थे. तो श्रीलंका को एक्चुअली में 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश से, पर हमें जैसे फुल इंडिपेंडेंस मिली थी श्रीलंका को डोमिनेंट स्टेटस मिला था. बट 1972 में फाइनली श्रीलंका फुल्ली इंडिपेंडेंट एक सोवरेन कंट्री बन गया था. अब ब्रिटेन का इम्पैक्ट, ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पे खत्म हो गया था. देन इन द 1972 में श्रीलंका ने एक रिपब्लिक जैसा स्टेटस ले लिया था. रिपब्लिक क्या होता है कि जहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, दीज आर इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड. ठीक है, तो दैट रिपब्लिक मतलब वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट है, दीज आर द इलेक्टेड पीपल. तो 1972 में श्रीलंका एक रिपब्लिक बन गया था. प्रीवियसली उस पे 1948 में वो इंडिपेंडेंट हो गया था, बट वो अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश का डोमिनेंट स्टेटस था. देन हम आगे देखते हैं कि श्रीलंका में दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं. एक तो है सिन्हालीज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है. तो सिन्हाली श्रीलंका में एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है और सेकेंड कम्युनिटी है एक तमिल्स. ये तमिल वो लोग हैं, दे हैव माइग्रेटेड. ये इंडिया का सदर्न इंडिया का पार्ट है. हेयर वी हैव तमिलनाडु एंड हेयर वी हैव श्रीलंका. फाइन. तो कुछ वर्कर्स, कुछ लेबर्स हैव माइग्रेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम. जब ब्रिटिश लोग इंडिया और श्रीलंका पे दोनों पे कंट्रोल करके बैठे थे, इन्फ्लुएंस लगा के बैठे थे, तो कुछ माइग्रेंट लेबर्स तमिलनाडु के हैव मूव टू द श्रीलंका. और श्रीलंका के यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्क होता था वहाँ पे ये वर्कर्स काम करते थे. फाइन. तो तभी ये हमेशा से ये तमिल है. और दूसरी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इन द श्रीलंका, दीज आर सिन्हालीज बुद्धिस्ट. दीज आर द बुद्धिस्ट पीपल और ये सिन्हालीज है. फाइन. तो अभी हम आगे देखते हैं कि श्रीलंका की पॉलिटिक्स किस तरीके से डेवलप हुई है. तो श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो वहाँ पे मेजरली दो कम्युनिटीज़ थी. एक तो थी सिन्हालीज, दूसरी थी तमिल. अब सिन्हालीज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हमेशा ब्रिटिश को पसंद नहीं करती थी. क्यों? उनको लगता था कि जो ब्रिटिश पीपल है वो तमिल जो माइग्रेंट प्लांटेशन वर्कर्स है उसको फेवर करते हैं. फाइन. तो इसलिए जो सिन्हालीज है वो ब्रिटिश को पसंद नहीं आते थे. ठीक है, तो दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती थी. जब इंडिपेंडेंट हो गया श्रीलंका तो उसने सिन्हाली जो लैंग्वेज थी उसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. जनरली हर कंट्री में ये होता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की लैंग्वेज होती है, लाइक इंडिया में जैसे हिंदी है तो दैट इज लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडिया. बट इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब 1972 में श्रीलंका रिपब्लिक बन गया, इसके बाद से जो सिन्हालीज थे एंड तमिल्स थे, जब ब्रिटिश चले गए तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था. तो 1976 में तमिल लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसको लेटे कहते थे, LTTE. फाइन. ये फॉर्म हुआ था किसके लीडरशिप में? प्रभाकरन के लीडरशिप में. और ये जो ग्रुप बना ये बेसिकली जो इंटरेस्ट थे तमिल लोगों के उसको रिप्रेजेंट कर रहा था. और अगर हम श्रीलंका का मैप देखें विच इज़ लाइक दिस. फाइन.
तो जनरली हमें नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में तमिल्स देखने को मिलते हैं और रेस्ट ऑफ द श्रीलंका हमें सिन्हालीज देखने को मिलते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इसका रीजन क्यों है कि जनरली हमें तमिल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है तो जब माइग्रेंट्स तमिल से मूव करेंगे, तमिलनाडु से मूव करेंगे, तो जनरली वो कहाँ पे रिसाइड करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। सो अंडरस्टूड। मूविंग फर्दर, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ जब इन दोनों के बीच में, लेटे के बीच में, दैट इज तमिल के ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन और सिन्हालीज के बीच में जब डिफरेंसेस थे तो इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया था 1983 में। पर अब आप सोच सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि 1971 में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ बांग्लादेश। हम सब जानते हैं बांग्लादेश इस टाइम पे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा था। तो इंडिया का अगर हम ये देखें नदर्न पार्ट, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये पहले 1971 से पहले दैट इज वेस्ट पाकिस्तान, दिस वॉज ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान पहले एक ही पाकिस्तान हुआ करता था। अब जो ये ईस्ट पाकिस्तान है इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1971 एंड इट वॉज कॉल्ड नाउ, इट इज नाउ कॉल्ड बांग्लादेश। तो इसमें इस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है कि जब 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा था तो कुछ बंगालीज लोग इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे। तो सेम चीज़ ये ही होने लगी कि जब 1983 में सिन्हालीज और तमिल वाले लोगों में श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इंडिया को ये डर था कि फिर से हमारे यहाँ पे रिफ्यूजीज आएंगे, माइग्रेंट्स आएंगे और इन लोगों का ध्यान रखना, इंडिया के अभी इतने रिसोर्सेज नहीं कि उन लोगों का ध्यान रख सके। तो इंडिया ने क्या किया, श्रीलंका के साथ 1987 में एक अकॉर्ड साइन किया, जैसे कहते हैं इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। इसमें बेसिकली ये था कि हम इस श्रीलंका को ये परसुएट कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि आप जो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो तमिल पॉपुलेशन है उसको एक प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम दे दो। मतलब आप अपनी पावर, अभी तक जो सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर है, आप अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है। कुछ पावर्स आप जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पे जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्टेट्स भी है, उनको पावर अगर आप डिसेंट्रलाइज करोगे तो वो भी ऑटोनोमसली अपना काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। तो जो प्रेजेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन द तमिल्स एंड द सिन्हालीज, इट विल रिड्यूस। जब तमिल्स को पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो उनके और सिन्हालीज के कॉन्फ्लिक्ट कम होने लगेंगे। तो दिस वॉज अबाउट 13th अमेंडमेंट। यही सारा था 13 अमेंडमेंट के अंदर। इस लेक्चर में आप बेसिकली एक 13th अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक 18th अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 19th अमेंडमेंट एंड जो रिसेंटली अभी जिस बारे में बात चल रही है 20th अमेंडमेंट, उसके बारे में देखेंगे। फाइन। तो जो 13th अमेंडमेंट उस टाइम पे 1987 में पास किया गया था, उसका मेन एम यही था कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में तमिल स्टेट्स है उसमें प्रोविंशियल काउंसिल स्टैब्लिश की जाए और उनको पावर डिसेंट्रलाइज की जाए, उनको पावर डिवॉल्व की जाए। फाइन। अब हम देखते हैं कि जबकि 1987 में 13th अमेंडमेंट आ गया है, पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात करी गई है, तमिल्स को अपने एरिया में पावर देने की बात करी गई है, बट इसके बाद भी जो सिन्हालीज और तमिल्स थे दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं, जिसका रिजल्ट था कि 2009 में एक बड़ा एथनिक वॉर देखा गया था। एथनिक वॉर दैट इज ऑल्सो सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, एक ही कंट्री में दो मेजर कम्युनिटी के बीच में वॉर हो जाना, दैट इज अ सिविल वॉर। तो 2009 में हम देखते हैं कि ये वॉर जाके एंड होता है, जो स्टार्ट हुआ था 1983 में, अब जाके 2009 में ये वॉर खत्म होता है। जब कौन पावर में आया था, महिंद्रा राजपक्षा गवर्नमेंट। अब ये जो महिंद्रा राजपक्षा है, इन्होंने ही रिसेंटली भी 2020 में भी इलेक्शंस में जीत ली है और ये अभी बने हैं प्रेसिडेंट। आगे हम देखते हैं कि जो 13th अमेंडमेंट था जो 1987 में आया था, उसमें तमिल इशू के बारे में बेसिकली क्या बोला गया है। तो ये 13th अमेंडमेंट था, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नेगोशिएशन बातचीत चल रही थी उसी का रिजल्ट था। ये जब अकॉर्ड कम रिजल्ट में आया था 29 जुलाई 1987 में। इस अकॉर्ड में बेसिकली ये बात करी गई थी कि जैसे पहले से श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ था, 1978 में, और श्रीलंका इंडिपेंडेंट फुल्ली कब हुआ था, 1972 में। तो 1972 में श्रीलंका रिपब्लिक बन गया, 1978 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था। इसके बाद हमने देखा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यूनिटरी था, इसमें जो पावर थी वो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी के पास थी।
फिर हम देखते हैं कि जब इनके पास तमिल लोगों के पास पावर नहीं है और मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हालीज है, तो 1983 में जो सिन्हालीज है और तमिल है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और ये 1987 में एक अकॉर्ड के फॉर्म में जाके नेगोशिएशन पनपती है इन द फॉर्म ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका अकॉर्ड, जिसे हम 13th अमेंडमेंट के फॉर्म में भी जानते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं कि ये जो अकॉर्ड था बेसिकली इसी बारे में बात कर रहा था कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो तमिल पॉपुलेशन है उनको पावर डिवॉल्व कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। तो इस अकॉर्ड को हम जयवर्धे राजीव गांधी एग्रीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे और जयवर्धने वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एट दैट टाइम। तो इन दोनों ने नेगोशिएशन की थी, इसलिए इस एग्रीमेंट को जयवर्धन राजीव गांधी एग्रीमेंट भी कहा जाता है। फाइन, इसमें यही बात थी कि जो श्रीलंका में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो तमिल पॉपुलेशन है उनको प्रोविंशियल काउंसिल्स मिले और उनके पास पावर डिवॉल्व कर दी जाए। अब हम देखते हैं कि 13th अमेंडमेंट जो था, जो 13th अमेंडमेंट था वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो क्यों नहीं पाया था, जबकि 1987 में ये जब अकॉर्ड साइन हो गया है तब तक उसके आने के बाद भी 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा है। तो मतलब रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से वो अकॉर्ड को साइन नहीं किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न इसका ये था कि इस तरीके से समझा जाता है कि जो सिन्हालीज लोग हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में, वो सोचती है कि 13th अमेंडमेंट श्रीलंका का ओरिजिनल प्रोविजन नहीं है, श्रीलंका का ओरिजिनल इनोवेशन नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका पे इम्पोज किया है। तो वो चाहते हैं कि किसी आउटसाइड गवर्नमेंट का श्रीलंका पे इन्फ्लुएंस ना रहे, इसलिए वो 13th अमेंडमेंट को कंटिन्यूसली अपोज कर रहे थे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो 13th अमेंडमेंट था, ये जो 13th अमेंडमेंट था, इसमें बेसिकली बात ये करी गई थी कि जो श्रीलंका में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसमें हम प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाएं और ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है इनके पास पावर हो, इनके पास अपने एरिया को गवर्न करने के लिए पावर हो। बट रियल सेंस में क्या हुआ कि इनको पावर तो डिसेंट्रलाइज कर दी, इनको फंक्शंस दे दिए, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इन प्रोविंशियल काउंसिल्स को, पर मनी नहीं दिया, फाइनेंस नहीं दिया। अब आप सोच सकते हैं कि उनको काम दे दिया कि आप काम करो पर उनको पैसे नहीं दो, तो क्या वो रियल इफेक्टिव पावर होती है? नहीं होती। दैट वाज द मेन ड्रॉबैक कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स बनी भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी उनको फाइनेंस की पावर नहीं दी गई, उनको पैसे नहीं दिए गए। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 13th अमेंडमेंट में तो बात करी गई थी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में तमिल लोगों के लिए प्रोविंशियल काउंसिल्स बनेगी, पर ओवरऑल हम देखते हैं कि ग्रेजुअली पूरे श्रीलंका में ही प्रोविंशियल काउंसिल स्टैब्लिश कर दी गई। तो जब ये 1987 के बाद भी जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स रहा था 2009 तक, जो श्रीलंका में तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में रहा, तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट रहा तो जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी तमिल्स वाली वो तो अबॉलिश हो गई, उनसे तो पावर ले ली गई वापस, पर जो बाकी प्रोविंशियल काउंसिल स्टैब्लिश हुई थी वो उनकी पावर उसी तरीके से इंटैक्ट रही, उनसे उनकी पावर नहीं ली गई। तो दिस वाज अबाउट कि जब वॉर का इम्पैक्ट आया उसमें पावर तमिल लोगों से उनकी प्रोविंशियल काउंसिल की ले ली गई, पर जो बाकी प्रोविंशियल काउंसिल्स थी सिन्हालीज की, उनकी पावर एज इट इज रही। फाइन, एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो 13th अमेंडमेंट था ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज जो श्रीलंका के लोग थे वो कंटिन्यूसली ये कह रहे थे कि जो सिन्हालीज लोग थे कि ये इंडिया का इन्फ्लुएंस आ रहा है श्रीलंका पे, जिसको हमें रोकना है। तब जाके 2013 में जब इंडिया ने कंटिन्यूसली नेगोशिएशन कंटिन्यू करी, तब जाके 2013 में एक फिर से श्रीलंका में कंसेंसस डेवलप हुआ, एक दो लोगों के बीच में राह डेवलप हुई कि हमें लाना है श्रीलंका तमिल लोगों के लिए एक सेफ गार्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, ताकि वो ऑटोनॉमसली अपने श्रीलंका में भी रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीलंका में इतना ऑपोजिशन है क्यों 13th अमेंडमेंट के लिए। सबसे पहला रीज़न हम जानते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सिन्हालीज, अब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो हमेशा माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए तमिल के लिए जो राइट्स आए थे 13th अमेंडमेंट में उसको अपोज किया गया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में हमें कश्मीरी लोग मिलते हैं, ठीक है, और बाकी सारी कंट्रीज़ ने जब हमारा आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ये तो है ना इंडिया गवर्नमेंट एक कहते हैं ना कि डिक्टेटरशिप वाला काम कर रही है, उन्होंने लोगों की कंसेंसस परमिशन नहीं ली इसको हटाने से पहले। फाइन, तो क्योंकि
लगता था कि ये जो इंडिया गवर्नमेंट को क्या लगता है कि आर्टिकल 370 है वो जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया को इंटीग्रेट होने से रोकता है। फाइन। तो जो श्रीलंका वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जो 13th अमेंडमेंट है जिसमें हम ऑटोनोमस पावर दे रहे हैं तमिल लोगों को, वो भी श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं उनको सिन्हालीज से इंटीग्रेट होने में रोकता है। उनके अंदर, तमिल लोगों के अंदर एक सेपरेटिस्ट पॉलिसी लेके आ रहा है, एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट लेके आ रहा है। इसलिए उनको चाहिए कि अगर हम 13th अमेंडमेंट को हटा देंगे तो तमिल लोग श्रीलंका सिन्हालीज के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। फाइन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से बार बार पावर में कौन आता है, सिन्हालीज की गवर्नमेंट, तो वो चाहती है कि जो तमिल लोग हैं उनको सप्रेस किया जाए। फाइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे कि 13th अमेंडमेंट रियली इम्पैक्ट में क्यों नहीं आ पाया। अब हम देखते हैं कि 2010 में, पहले तो 2009 में सिविल वॉर एंड हुआ था। प्रेसिडेंट कौन बना था? महिंद्रा राजपक्षा। और जब महिंद्रा राजपक्षा पावर में आए तो उन्होंने 2010 में 13th अमेंडमेंट पास किया। इसमें बेसिकली ये था कि जो अभी तक दो टर्म के लिए, जो 2 टर्म के लिए ही ऑफिस में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है, उसको अबॉलिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंट्रली प्रेसिडेंट के पास आ जाए। फाइन। तो पहले हमने देखा 13th अमेंडमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करी गई है, पर 18 अमेंडमेंट जो था, जो 2010 में आया था महिंद्रा राजपक्षा के अंडर में, इसमें बेसिकली जो पहले एक रिस्ट्रिक्शन थी कि एक प्रेसिडेंट 2 बार ही ऑफिस में प्रेसिडेंट की पोजीशन ले सकता है, अब इसने इसको अबॉलिश कर दिया। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास रहेगी, सेंट्रलाइज रहेगी। तो ये रिवर्सल फॉर्म था 13th अमेंडमेंट का। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ रहा है तो उसका माइंडसेट यही है कि सबसे ज़्यादा पावर उसके हाथ में हो और वो कितने बार भी प्रेसिडेंट बने। फाइन। तो जब ये तो हमने देखा कि हमारा 18 अमेंडमेंट 2010 की बात था। एक आया था 19th अमेंडमेंट। ये 19th अमेंडमेंट 2015 में आया था। फाइन। जब सिरिसेना पावर में आए थे। सिरिसेना का बेसिकली जब इलेक्शन के टाइम पे जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था तब उन्होंने यही कहा था कि जब वो पावर में आएंगे तो ये जो दोनों सारी प्रॉब्लम्स है, ये दोनों सारी चीज़ें 18th अमेंडमेंट में आई है कि प्रेसिडेंट कितनी बार भी प्रेसिडेंट की पोजीशन हेल्ड कर सकता है और पावर का सेंट्रलाइजेशन है, इसको ख़त्म करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये है हमारे सिरिसेना, ये है राजपक्षा एंड ये है हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर दैट इज रणिल विक्रमसिंघे। ओके। अभी हम देखते हैं कि 19th अमेंडमेंट जो 2015 में आया था अंडर द सिरिसेना, इसके प्रोविजंस क्या थे। इन्होंने वापस से एक तो 2 बार ही कोई प्रेसिडेंट की पोजीशन हेल्ड कर सकता है। ओके। ये लिमिट वापस से लगा दी इन्होंने। जो जैसे प्रेसिडेंट पहले 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता था, अब ये 5 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। इन्होंने एक तो सीलिंग लगा दी कि कितने मेंबर्स मिनिस्टर बन सकते हैं। पहले राजपक्षा थे, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को मिनिस्टर की पोजीशन देने के लिए अपने मिनिस्टर का ग्रुप बढ़ाते गए थे। सिरिसेना ने उसको वापस से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि कितने नंबर ऑफ मेंबर ही मिनिस्टर या डिप्यूटी मिनिस्टर बन सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके बाद इन्होंने पहले क्या हो, इन्होंने जब तो जैसे अभी हमने देखा कि जैसे राजपक्षा पावर में आए थे, जैसे ही राजपक्षा पावर में आए ना, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जब ऐसे ही राजपक्षा पावर में आए थे तो उन्होंने बेसिकली ये देखा कि उन्होंने सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रलाइज कर दी थी। ठीक है। तो उन्होंने ये भी देखा कि जो भी मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे, डिप्यूटी मिनिस्टर्स आएंगे, उनको इलेक्ट करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट की पावर्स होती है। तो उन्होंने ये पावर भी सेंट्रलाइज कर दी कि वो खुद ही नियुक्त करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने एक और चीज़ करी थी कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसको भी वो कभी भी अपनी मर्जी से उसकी पावर से हटा देंगे। ये प्रेसिडेंट की पावर 18th अमेंडमेंट में आई थी, पर ये पावर 19th अमेंडमेंट में वापस से प्रेसिडेंट से ले ली गई थी। फाइन। इससे पहले क्या होता था, जैसे भी जो भी इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट के लिए जो भी कमिटीज़ बनती थी, इंस्टीट्यूशंस बनते थे, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, नेशनल पुलिस कमीशन हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सारी कमीशंस को अभी इलेक्ट करने की पावर किसने दे दी थी? 18th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के पास आ गई थी। पर 19th अमेंडमेंट में अंडर द सिरिसेना ये पावर वापस से उनको दे दी गई थी। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 19th अमेंडमेंट में सिरिसेना ने ये करी थी कि सिविल सोसाइटी है उसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिप्रेजेंटेशन देना। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक राजपक्षा है उनकी पॉलिसी ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड रखे पावर्स को, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में रखी ताकि
प्रेसिडेंट बन सके और सारी पावर उनके हाथ में हो। पर दूसरी साइड पे है एक सिरिसेना जो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, जो बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट और कोई भी एक इंसान के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं हो कि वो पूरी कंट्री को अपने हिसाब से गवर्न करे। तो ये डिफरेंट माइंडसेट्स है ऑफ द सिरिसेना एंड राजपक्षा। पर रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं 2020 में, वो कौन पावर में आया है? राजपक्षा इज कमिंग इन टू द पावर। तो आप सोच सकते हैं कि फिर से वो सेंट्रलाइज्ड वाली पॉलिसीज और जो उनका माइंडसेट है वो ही गवर्न करेगा श्रीलंका को। फाइन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंस क्या था 19th अमेंडमेंट का। 19th अमेंडमेंट बेसिकली डेमोक्रेसी ला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ ला रहा है इन द श्रीलंका। ओके, जो प्रीवियसली कम होता जा रहा था अंडर द राजपक्षा फैमिली। फाइन। तो रिसेंटली जब पावर में कौन आए हैं? राजपक्षा पावर में आए हैं, तो उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से पावर में आए, मतलब उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है कोई भी अमेंडमेंट को पास करने में इन द पार्लियामेंट। तो उन्होंने ये अपना एजेंडा रखा था, उन्होंने मैनिफेस्टो में ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम पे भी, जब इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने बोला था कि जैसे ही मैं पावर में आऊँगा तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो मैं 19th अमेंडमेंट है उसको अबॉलिश करूँ और उसकी जगह पे 20th अमेंडमेंट लाऊँ। तो देखते हैं कि 20th अमेंडमेंट है क्या। बेसिकली जो सारे प्रोविजन, जो डेमोक्रेसी की प्रोविजन 19th अमेंडमेंट में आए थे, इसको रिवर्स कर दिया जा रहा है। इसकी जगह पे अब क्या आएगा? 20th अमेंडमेंट आएगा और उसके जो सारे डेमोक्रेटिक प्रोविजंस थे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन करना, इंडिपेंडेंट फंक्शन करना सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का, इस सबको वो रिवर्स करेंगे 20th अमेंडमेंट में। फाइन। और बस उन्होंने एक चीज़ कहा है कि जो 2 टर्म के लिए कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है वो कंटिन्यूस रहेगा और प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाएगा। तो 2 ही प्रोविजंस 19th अमेंडमेंट के कंटिन्यू रहेंगे कि कोई भी प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही बन सकता है और वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो 20th अमेंडमेंट को अगर हम फिर से एनालाइज करें तो बेसिकली इसका यही है कि जो 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था फर्स्ट टाइम श्रीलंका का, उसमें यही था कि जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी और सारी पावर किसके हाथ में थी? प्रेसिडेंट की पावर थी। ये जो 20th अमेंडमेंट है वो वापस से श्रीलंका को 1978 वाले कॉन्स्टिट्यूशन पे ले जाएगा। फाइन। जो 20th अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट से भी उसकी पावर ले रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे तब वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देगा। फाइन। कभी भी प्रेसिडेंट ने सोचा कि अब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहिए, ये सारी पावर प्रेसिडेंट को फिर से दे देगा। साथ ही साथ जो 20th अमेंडमेंट है, जो प्रेजेंटली चेक्स एंड बैलेंसेस चल रहे हैं श्रीलंका में अंडर द 19th अमेंडमेंट, वो उसको स्टॉप कर देगा। बिकॉज अब कभी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा सकता है, अपने मर्जी से कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज करेगा, अपने मर्जी से उसको हटा देगा। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक दूसरे के ऊपर, ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 20th अमेंडमेंट है फिर से डेमोक्रेसी को वहाँ पे सप्रेस करेगा क्योंकि सारी एब्सोल्यूट पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सिटीजन्स की भी पावर कर्टेल कर दी जाएगी बिकॉज सिटीजन्स भी एग्जीक्यूटिव के मतलब प्रेसिडेंट के एक्शंस को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो सारे लॉज से ऊपर है। प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया इज फुल्ली गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो प्रेसिडेंट से नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो सिटीजन्स की पावर उसके अंदर से ले ली जाएगी। और जब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, सारे इलेक्शन कमीशन में, पुलिस कमीशन में अगर जो भी हेड होगा अगर प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्टेड होगा तो आप सोच सकते हैं कि जो सारे इंस्टीट्यूशन ने जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने चाहिए थे, जो मेरिट के बेस पे फंक्शन किए जाने चाहिए थे, अब उनका पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा, उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल रहेगा। फाइन। तो इन सब से क्या होगा, एक तो जो तमिल कम्युनिटी है वो सप्रेस्ड फील करेंगे, उनको लगेगा कि उनके इंटरेस्ट राजपक्षा के अंदर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेंगे। क्यों? बिकॉज जो राजपक्षा है बेसिकली वो फेवर किसको करता है? सिन्हालीज को फेवर करता है, तो तमिल अगेन थ्रेटन फील करेंगे। सेकेंडली अभी जो प्रेजेंटली जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट को, ये सारी चीज़ें भी अब रुक जाएगी श्रीलंका में। इंडिया को क्यों डरना चाहिए ऐसे अमेंडमेंट से? बिकॉज हम देखते आए हैं कि जो राजपक्षा की गवर्नमेंट रहती है वो जनरली चाइना को फेवर करती है इन कंपैरिजन टू द इंडिया। फाइन।
तो जो राजपक्षा की गवर्नमेंट है बेसिकली ये चाइना के प्रो चाइना है, वो चाइना को फेवर करती है। इसके कारण ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम में हम देखने को मिले कि जो श्रीलंका की पॉलिसीज है वो कंटिन्यूसली प्रो चाइना बढ़ती रहे, चाइना को वो और ज़्यादा मोटिवेट एंड इंकरेज करते रहे इंडियन ओशन रीजन में। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की मैरीटाइम इंटरेस्ट हार्म होंगे, इंडिया का ट्रेड हार्म होगा, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो तमिल पॉपुलेशन श्रीलंका में रहती है, उनका भी माइग्रेशन हो जाए या वो लोग भी वापस इंडिया में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दे। ये सारी पॉसिबिलिटीज है हो सकती है अगर प्रो चाइना गवर्नमेंट इन द अगर हम श्रीलंका में देखने को मिले। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना रिसेंटली भी एक बॉर्डर टेंशन की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इस केस में अगर श्रीलंका में ऐसी गवर्नमेंट आती है जो प्रो चाइना है तो इंडिया के इंटरेस्ट डेफिनेटली हार्म करेंगे। सेकेंडली जो यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका में 20th अमेंडमेंट ला की सारी पावर का कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल अथॉरिटी भी कर दिया जाएगा, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि 20th अमेंडमेंट टाइप ही और भी ऐसे अमेंडमेंट श्रीलंका में पास किए जाए जो श्रीलंका की डेमोक्रेसी को हार्म करे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तमिल को तो डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो तमिल माइनॉरिटी है श्रीलंका में वो भी इस नई गवर्नमेंट से खुश ना रहे और वो भी डिस्टर्ब रहे नई गवर्नमेंट से। फाइन, तो व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिगार्ड टू द 20th अमेंडमेंट फॉर द तमिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि तमिल वाले जो लोग हैं जिनको प्रोविंशियल काउंसिल्स मिली है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में, वो हमेशा थ्रेट फील करे कि उनकी जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनको कभी भी अबॉलिश किया जा सकता है और उनसे पावर्स ली जा सकती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो राजपक्षा है उनसे हमेशा तमिल लोग भी खुश नहीं रहते, उनको लगता है कि जो राजपक्षा है वो हमेशा सिन्हालीज को फेवर करता है, सिन्हालीज बुद्धिस्ट को फेवर करता है, तो तमिल के इंटरेस्ट को वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो नीड ऑफ द आवर है कि जो इंडिया है वो कंटिन्यूसली नेगोशिएशन में रहे, कंटिन्यूस टॉक्स में रहे विद द श्रीलंका गवर्नमेंट, ताकि जो वहाँ के तमिल लोग हैं वो कभी भी थ्रेटेंड फील ना करें। और इंडिया और चाइना के अगर नेगोशिएशन कंटिन्यूसली रहेंगे, अगर फेवरेबल टॉक्स रहेंगी, तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इन द पॉलिसीज, इन द पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। फाइन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रिसेंटली जो न्यूज़ में चल रहा है कि श्रीलंका में मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने वाले हैं, वो किस तरीके से आएंगे, प्रीवियसली क्या था श्रीलंका की कंडीशन, ये सब आपको इस लेक्चर में समझने को मिला होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द ट्विटर, Facebook, Instagram and YouTube. Also, if you want to join our UPPC 60 days crash course or UPSC Pancham study notes, you can contact on this number. Also, you can click on the link in the description box. So, thank you for watching and have a nice day. Keep studying.